हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग जानेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होता क्या है। तो हिंदी में मैंने आप लोगों को लेक्चर दे ही दिया है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो अगर आप लोग को हिंदी में पढ़ना है तो आप लोग पहला वाला लेक्चर देख सकते हैं, और अगर आप लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड जो होता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड are common type of non-cancerous tumor that can grow in and your uterus. Not all fibroid cause symptoms, but when they do, some symptoms can include heavy menstrual bleeding, back pain, frequent urination, and pain during sex. Small fibroid often don't need treatment, but large fibroid can be treated with medication और सर्जरी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यूट्राइन फाइब्राइड जो होते हैं एक नॉर्मल प्रकार के नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं। इनका मतलब ये नहीं होता कि कैंसर ही हो ये। और ये जो होते हैं ये क्या करते हैं कि यूट्रस में ग्रो करते रहते हैं। जो नॉट ऑल फाइब्रॉइड कॉज सिम्टम्स, जो कुछ फाइब्रॉइड्स होते हैं उनमें सिम्टम्स नहीं होता है। व्हेन दे डू सिम्टम्स कैन इंक्लूड, बट जिनमें कुछ ऐसे फाइब्रॉइड्स होते हैं जिनमें कुछ सिम्टम्स होता है उनमें जैसे कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना और बैक पेन होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना एंड पेन ड्यूरिंग सेक्स होना, सेक्स के टाइम पे पेन होना। और एक स्मॉल फाइब्रॉइड्स ऑफन डोंट नीड ट्रीटमेंट, जो स्मॉल फाइब्रॉइड्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है, बट लार्ज फाइब्रॉइड जो होते हैं उनको ट्रीटमेंट की नीड होती है, जैसे कि मेडिकेशन के साथ और सर्जरी के साथ हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर सर्जरी लायक है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा है, तो उस फाइब्रॉइड की सर्जरी करनी पड़ती है। और ऐसे फाइब्रॉइड्स जिनको मेडिसिन देने के बाद वो ठीक हो जाते हैं तो उनको मेडिकेशन के थ्रू ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो होते हैं उनको कुछ फिगर के थ्रू हम लोग देखते हैं कि फिगर में किस तरीके से देखते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड किस तरीके से होते हैं। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो देख सकते हैं आप किस तरीके से, ये यहाँ पे ये लार्ज हैं, ये किस तरीके से यूट्राइन फाइब्रॉइड होते हैं। तो मतलब ये ट्यूमर की तरीके से रहते हैं। आप देख सकते हैं जो नॉर्मल वो होता है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। जो नॉर्मल एक फैलोपियन ट्यूब होता है वो बिल्कुल वो इसमें ये सब कुछ नहीं रहता है, बट जब इसमें ये फाइब्रॉइड्स आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वॉल के ऊपर और इधर किस तरीके से हो सकते हैं। तो ये सब सारे टाइप्स हैं, इनको मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। व्हाट आर यूट्राइन फाइब्रॉइड। तो फाइब्रॉइड के बारे में जानते हैं। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड जो होता है आल्सो कॉल्ड लियोमायोमाज आर ग्रोथ मेड ऑफ मसल्स एंड टिश्यू दैट फॉर्म इन और ऑन द वॉल ऑफ योर यूट्रस। तो ये क्या होता है कि ये जो इनको हम लियोमायोमास भी कहते हैं, और ये ग्रोथ करते हैं कहाँ पे, मसल्स एंड टिश्यू के, यूट्रस जो होता है यूट्रस की वॉल पर ये मसल्स एंड टिश्यू की तरीके से होते हैं और ये ग्रोथ करते हैं। दीज ग्रोथ्स आर यूजली नॉट कैंसर्स, बिनाइन एट आर द मोस्ट कॉमन नॉन कैंसर ट्यूमर इन वुमेन एंड पीपल असाइन फीमेल एट बर्थ। सो इसका मतलब ये हुआ कि तो जो ये फाइब्रॉइड्स होते हैं कि नॉन कैंसर युक्त होते हैं, मतलब इनको हम कैंसर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। और जो वुमेन होती हैं फीमेल एट बर्थ के टाइम पे ये ट्यूमर्स कुछ ज़्यादा ही देखे जाते हैं। जैसे कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो उसके बाद ये जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड कैन कॉजेज जो होते हैं इनके सिम्टम्स लाइक पेन एंड हैवी इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग। तो इसमें क्या होता है कि हैवी ब्लीडिंग होता है। समटाइम्स अ पर्सन हैज़ नो सिम्टम्स एंड इज अनअवेयर दे हैव फाइब्रॉइड। तो इन सबको आप लोग जान ही चुके हैं कि कुछ टाइम मतलब कभी कभी कुछ फीमेल्स में ऐसा होता है कि जिनमें सिम्टम्स नहीं देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। तो फाइब्रॉइड्स की कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर
There are different type of uterine fibroid depending on where they are located and how they attach. Specific types of uterine fibroids included. So first type जो है वो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड होता क्या है। These fibroids are embedded into the muscular wall of uterus. They are most common type. तो जो म्यूरल फाइब्रॉइड है उनको आप लोग देखिए एक बार कि वो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड किस तरीके से होते हैं और वो कहाँ पे अटैच्ड होते हैं। सो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो होता है तो ये जो होते हैं गर्भाशय की दीवार की जो मांसपेशियां होती हैं वहाँ पे अटैच्ड होते हैं और ये सबसे कॉमन प्रकार का फाइब्रॉइड होता है। तो ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड आप देख सकते हैं। एक बार आप लोग अच्छे से देखिए कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड यहाँ पे है, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, और फिर उसके बाद सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड, फिर उसके बाद क्या है सबसेरेशल फाइब्रॉइड और पेंडियोक्लेटेड फाइब्रॉइड्स। तो ये आप लोग देख लीजिए कि कौन से फाइब्रॉइड्स कहाँ पे पाए जा रहे हैं। अब हम इनके टाइप्स की बात अब इनको डिटेल में देखते हैं। सो जो सबसेरेशल फाइब्रॉइड्स होता है दिस type of fibroids grows under the lining of the outer surface of your uterus. They can become quite large and grow into your pelvis. सो जो सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं ये फाइब्रॉइड्स कहाँ तक, ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं सरफेस ऑफ योर यूट्रस की सरफेस से स्टार्ट होते हैं जो आउटर सरफेस होती है और ये पेल्विस तक बढ़ सकते हैं, मतलब पेल्विस तक इतने बड़े ये हो सकते हैं, पेल्विस तक जा सकते हैं। और जो नेक्स्ट होता है कि कौन सा सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड। तो सबम्यूकोजल जो फाइब्रॉइड्स होता है दीज फाइब्रॉइड्स ग्रो अंडर द इनर लाइनिंग ऑफ योर यूट्रस। तो ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये यूट्रस की इनर लाइनिंग तक ही ग्रो करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है पेंडियोक्लेटेड फाइब्रॉइड। तो ये कहाँ तक ग्रो करते हैं इनको देख लेते हैं, पर इसका हम कलर चेंज करते हैं। तो पेंडियोक्लेटेड फाइब्रॉइड जो होते हैं द लीस्ट कॉमन टाइप दीज फाइब्रॉइड अटैच टू योर यूट्रस विथ अ स्टाल्क और स्टीम। दे आर ऑफन डिस्क्राइब एज ए मशरूम लाइक बिकॉज दे हैव ए स्टाल्क एट दे वाइडर टॉप। तो ये जो मशरूम की तरीके से ये फाइब्रॉइड्स होते हैं जिनको हम पेंडियोक्लेटेड फाइब्रॉइड्स कहते हैं, और ये जो है तो ये जो होता है ये मशरूम की तरीके से होते हैं। और ये जो एक डंठल जो आपकी यूट्रस होता है, यूट्रस की जो ये डंठल या तने युक्त जो नीचे का चौड़ा भाग होता है उस पे ये अटैच्ड होते हैं और ये सबसे कॉमन प्रकार के फाइब्रॉइड्स देखे जाते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि फाइब्रॉइड्स आर कॉमन, क्या जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। So fibroids are very common type of growth. Approximately 40 to 80% people with uterus have fibroids. They occur most often in people between 30 and 50-year-old people who have not had their first period menstruation. Atypical don't have fibroid. They are less common in people who have entered menopause. So तो इसका कहने का मतलब ये है कि 40 से 80% जो पीपल होते हैं उनमें फाइब्रॉइड्स पाया जाता है। लेकिन ये जो होते हैं फाइब्रॉइड्स एक कॉमन टाइप की ग्रोथ होते हैं, इनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बट जब बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं तो इनके ट्रीटमेंट की नीड होती है। सो ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं 30 से 50 की एज में ज़्यादा देखे जाते हैं। और ऐसी फीमेल जिनको अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उनको ये फाइब्रॉइड्स उनके अंदर नहीं देखा जाता है। और जो मीनोपोज जिनकी जो मेंस है वो बंद हो चुके हैं, मेंस आना बंद हो चुके हैं, जिनको हम मीनोपोज कहते हैं, उन फीमेल्स में भी ये देखने को नहीं मिलते हैं। ये इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक रिप्रोडक्टिव एज है उसी एज ग्रुप में फाइब्रॉइड देखने को मिलते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड डोंट कॉजेज एंड एनी सिम्टम्स एंड डोंट रिक्वायर ट्रीटमेंट अदर देन रेगुलर ऑब्जर्वेशन बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। लार्जर फाइब्रॉइड्स कैन कॉज यू टू एक्सपीरियंस अ वैरायटी ऑफ सिम्टम्स इंक्लूडिंग। सो कुछ ऐसे जो होते हैं कुछ ऐसे फाइब्रॉइड्स जो होते हैं उनमें सिम्टम्स नहीं देखा जाता है और उनमें किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन की नीड होती है जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइड कर देते हैं। बट जो लार्ज फाइब्रॉइड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि कॉज भी होता है, तो उसमें उसके सिम्टम्स की हम बात करते हैं कि जो लार्ज फाइब्रॉइड्स होते हैं उनमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक्सेसिव और पेनफुल ब्लीडिंग ड्यूरिंग योर पीरियड्स, तो पीरियड्स के दौरान भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग भी जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि ब्लीडिंग बिटवीन योर पीरियड्स, अ फीलिंग ऑफ फुलनेस इन योर लोअर बेली एब्डोमेन, ब्लॉटिंग। सो जो आपका वो है एब्डोमेन है वहाँ पे आपको जैसे कि फुलनेस, पूरी फुलनेस फील होता है आपको। सो नेक्स्ट है अ फीलिंग ऑफ फुलनेस इन योर लोअर बेली एब्डोमेन ऑफ ब्लॉटिंग। तो जो आपका लोअर एब्डोमेन होता है वहाँ पे ऐसा फील होता है कि पूरा फुल हो गया है या फिर स्वेलिंग जैसी फीलिंग आती है और स्वेलिंग हुआ रहता है। और नेक्स्ट है कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, जहाज जा रहा है तो थोड़ी वॉइस जा रही होगी आप लोग के पास, चला जाए फिर पढ़ाती हूँ। सो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन दिस कैन हैपन व्हेन अ फाइब्रॉइड पुट्स प्रेशर ऑन योर ब्लैडर्स। जब फाइब्रॉइड्स हो जाता है तो उसके बाद आपको यूरिनेशन, जो यूरिन पास आउट करने की वो होती है, क्षमता होती है, वो भी थोड़ी कम हो जाती है। जैसे बार बार ऐसे दबाव, प्रेशर बना रहता है जिसकी वजह से बार बार यूरिन पास आउट होने की इच्छा होती है बट पूरा खाली नहीं हो पाता है आपका ब्लैडर। पेन ड्यूरिंग सेक्स, तो सेक्स के दौरान पे क्या होता है कि दर्द होता है अगर फाइब्रॉइड्स हुआ रहता है। लो बैक पेन पीछे की साइड में आपका पीठ दर्द जिसे कहते हैं वो भी स्टार्ट हो जाता है। एंड कॉन्स्टिपेशन और फीलिंग प्रेशर ऑन योर रेक्टम। सो कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है कब्ज होना, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। लॉन्ग टर्म क्रोनिक वेजाइनल डिस्चार्ज, सो जो वेजाइनल की थ्रू जो डिस्चार्ज होने लगता है इसमें। और इनएबिलिटी टू पी और कम्प्लीटली एम्प्टी योर ब्लैडर, आप जो ब्लैडर है वो खाली करने में आपको असमर्थता होती है। इंक्रीज्ड एब्डोमिनल डिसेंटेशन इनलार्जमेंट कॉजिंग योर एब्डोमेन टू लुक प्रेग्नेंट। सो आपका जो एब्डोमेन होता है वो जब ये फाइब्रॉइड्स हो जाता है, जो बड़े आकार के फाइब्रॉइड्स होते हैं, तो आपका पेट इतना ज़्यादा निकल जाता है लाइक अ प्रेग्नेंट वुमेन। आपका जो एब्डोमेन होता है वो इतना ज़्यादा निकल जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन की तरह दिखने लगता है। The symptoms of uterine fibroid usually stabilize or go away after you have gone through menopause because hormones level disalign within your baby। So क्या होता है कि ये जो सिम्टम्स होते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की और यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का होना, ये सब जब मेनोपॉज की स्थिति आ जाती है उस टाइम पे हार्मोन के लेवल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो ये भी जो फाइब्रॉइड्स भी होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, या फिर मतलब मेनोपॉज के बाद ये ऐसा मान सकते हैं कि नहीं होता है, क्योंकि जो हार्मोन्स लेवल की वजह से ही फाइब्रॉइड्स होते हैं। तो मेनोपॉज के बाद ये सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन जो होता है वो सब बंद हो जाता है, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड होने की संख्या भी ख़त्म हो जाती है। सो अब हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि इसमें क्या रिस्क फैक्टर देखने को हमें मिलते हैं। There are severely risk factors that can play a role in your chances of developing fibroid. They can included. So अब यहाँ नीचे दिया गया है कुछ रिस्क फैक्टर, उनको हम देखते हैं। ओबेसिटी एंड हायर बॉडी मास इंडेक्स, तो आपका जो मोटापा आ जाता है एंड जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो भी हायर हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ फाइब्रॉइड्स, सो ओबेसिटी की वजह से ये रिस्क फैक्टर के अंतर्गत आता है। ओबेसिटी को भी हम रिस्क फैक्टर के अंतर्गत रखते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ फाइब्रॉइड्स, अगर आपकी फैमिली में किसी को भी पहले फाइब्रॉइड्स हुआ है तो आपको भी चांसेस होते हैं फाइब्रॉइड्स होने के। नॉट हैविंग चिल्ड्रन, अगर आपके पास कोई भी बेबी नहीं है तो भी क्या होता है फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है अर्ली ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल गेटिंग योर पीरियड एट यंग एज। सो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो थोड़े जल्दी समय में स्टार्ट हो जाना, जिसकी वजह से भी ये क्या होता है कि
कि स्टार्ट हो जाता है। अगर कम एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो भी एक कॉजेज ये रिस्क फैक्टर रहते हैं। लेट ऑफ एज ऑफ मेनोपॉज, मेनोपॉज का लेट एज में जाना भी इसके रिस्क फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट व्हाट आर कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। पेन दैट बिकॉम्स अनमैनेजेबल, जो पेन होते हैं उनको मैनेज नहीं किया जा सकता, ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। स्वेलिंग ऑफ योर एब्डोमेन और पेल्विक एरिया, तो जो एब्डोमेन और पेल्विक एरिया होता है उनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग, सो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। एंड एनीमिया की भी कंडीशन हो सकती है। अगर आपकी जो बॉडी है उसमें अगर आप जितना आपका ब्लीडिंग हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना जो ऊर्जा है, अपनी दैनिक आहार है जिसको दैनिक रिक्वायरमेंट जितनी होती है उससे ज़्यादा आपको सब चीज़ें लेनी है। जैसे कि एनीमिया से बचने के लिए विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, इन सबको अगर आप जितना ले रहे हैं 2200 कैलोरी या फिर 2500 कैलोरी ले रहे हैं, तो आपको अगर ये फाइब्रॉइड्स हुआ है और आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें आपको 2700 कैलोरीज़ या 2800-2900 कैलोरीज़ लेनी है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको एनीमिया की कंडीशन हो सकती हैं। इनफर्टिलिटी, दिस इज़ रेयर, तो इनफर्टिलिटी जिसको हम बंध्यता कहते हैं, इनफर्टिलिटी एक ऐसा स्टेज होता है जिनमें कि बच्चे नहीं होते हैं जिसको हम बंध्यता कहते हैं, बांझपन कहते हैं। तो इसकी भी संभावना हो सकती है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन के अंतर्गत आता है। सो अब बात करते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के डायग्नोस के बारे में कि क्या क्या हम डायग्नोस करते हैं। तो पेल्विक एग्जामिनेशन सबसे अच्छा होता है कि पेल्विक एग्जामिनेशन करना। सो इसमें क्या है कि अल्ट्रासोनोग्राफी करना है आपको, अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। सो ये जो होता है, दिस इज़ नॉन एसेसिव इमेजिंग टेस्ट क्रिएट अ पिक्चर ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन्स विथ साउंड वेव्स। तो इसमें आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके पिक्चर्स देखने को मिलते हैं जिससे कि पता चलता है कि आपको फाइब्रॉइड्स हुआ है या नहीं। और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको हम MRI के नाम से जानते हैं, दीज टेस्ट क्रिएट डिटेल्ड इमेज ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन्स बाय यूजिंग मैग्नेट एंड रेडियो वेव्स। तो मैग्नेट्स एंड रेडियो वेव के थ्रू जो आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है उसका इमेज एक पता चल जाता है, इमेज आ जाता है। इस टेस्ट के थ्रू आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके इमेज को आप देख सकते हैं कि हाँ कहाँ पे क्या हुआ है। सो नेक्स्ट है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसके हम कहते हैं। तो ए सिटी स्कैन यूजेज एक्सरे इमेज टू मेक्स अ डिटेल इमेज ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम सीवियर एंगल्स। तो सेवरल एंगल्स, तो ये भी एक ऐसा ही टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं, जिससे पता चल सकता है डॉक्टर्स को या फिर आपको पता चल सकता है कि फाइब्रॉइड्स हुआ है कि नहीं। हिस्टेरोस्कोपी क्या होता है? तो हिस्टेरोस्कोपी जो होता है, ड्यूरिंग हिस्टेरोस्कोपी योर प्रोवाइडिंग विल यूज अ डिवाइस कॉल्ड अ स्कोप, a thin flexible tube with a camera on the end to look at fibroid inside your uterus. The scope is passed through your vagina and cervix and then moved into your uterus. तो ये सब भी हिस्टेरोस्कोपी हो गया, हिस्टेरोसाल्पिनोग्राफी हो गया ये सब, और सोनोसिस्टोग्राफी हो गया, लेप्रोस्कोपी हो गया। सो ये सब जो होता है ये सब एक डायग्नोस करने के तरीके हैं, और कैथेटर के थ्रू, इन वेजाइना के थ्रू इंजेक्ट करके कुछ इस तरीके से किया जाता है। तो इनका लॉन्ग में अगर आप लोगों को पढ़ना है किस तरीके से ये सब किया जाता है तो उनके भी बारे में लॉन्ग वीडियो बना दूंगी। और ये लेप्रोस्कोपी जैसे कि हो गया, ड्यूरिंग दिस टेस्ट योर प्रोवाइड विल मेक अ स्मॉल कट इंसिजन इन योर लोअर एब्डोमेन। तो जो आपका प्रोवाइडर होता है, मतलब जैसे कि जो आपके डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्मॉल कट लगाते हैं आपके लोअर एब्डोमेन पे। अ थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब विद कैमरा ऑन द एंड विल बी इंसर्टेड टू लुक क्लोजली टू योर इंटरनल ऑर्गन। तो एक कैमरे के थ्रू डालकर आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सबको देखते हैं। सो यही बस यही काम है इस सब का कि जो इंटरनल ऑर्गन है उसको देख सके कि हाँ फाइब्रॉइड कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ है। बस यही सब काम रहता है कि देखने के लिए कि फाइब्रॉइड्स का पता लगाया जा सके, जिससे उसका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो सके। अगर पता चल जाता है इमेज के थ्रू कि ये मेडिसिन से ठीक होगा या फिर सर्जरी के थ्रू ठीक होगा। तो मैनेजमेंट की बात करते हैं कि अब मैनेजमेंट क्या होता है।
सो मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि हाउ मेनी फाइब्रॉइड्स यू हैव। सो कितने आपके अंदर फाइब्रॉइड्स की मात्रा ज़्यादा है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और कहाँ पे हुआ है इसके बारे में भी डिपेंड करता है। व्हाट सिम्टम्स यू आर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द फाइब्रॉइड्स। तो आपको एक क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। सिम्टम्स जो होते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया, एनीमिया की कंडीशन आ गई, और योर डिजायर टू कीप योर यूट्रस। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि मैनेजमेंट भी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपकी स्थिति को देखकर मैनेजमेंट किया जाता है। सो बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है, पहले तो मेडिकेशन देते हैं, जिसमें मेडिकेशन में हम क्या करते हैं कि ओवर द काउंटर ओटीसी पेन मेडिकेशन। सो पेन को रिलीज करने के लिए, जैसे कि पेन को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं कि मेडिसिन देते हैं। फिर आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। इफ़ यू हैव एनीमिया फॉर एक्सेस ब्लीडिंग, योर प्रोवाइडर में आल्सो सजेस्ट योर आयरन। सो जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से आपको क्या करते हैं कि आयरन वगैरह देते हैं। बर्थ कंट्रोल कैन आल्सो हेल्प with symptoms of fibroid, specifically heavy bleeding during and between periods and menstrual cramps. There are variety of birth control option you can use, including oral contraceptive pills, rings, injection and intrauterine device। तो बर्थ को कंट्रोल करना है, इसके बारे में बताते हैं डॉक्टर्स की। बर्थ को कंट्रोल करना है, बर्थ कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं। बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसे हो गया, इंजेक्शन आ गया, इन सबको आप ले सकते हैं। सो गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सब के बारे में मेडिकेशन भी दिया जाता है। सो ये सब मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं। ओरल थेरेपी दी जाती है, ये सब हो गया। और फाइब्रॉइड के लिए जो सर्जरी की जाती है उसकी बात करते हैं। तो फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी जो मेन होती है वो हिस्टेरोस्कोपी होती है। हिस्टेरोस्कोपी जो होता है वो क्या होता है, योर प्रोवाइडर इंसर्ट अ स्कोप थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक टूल थ्रू योर vagina and cervix and into your uterus. Provider use the scope to cut away and remove the fibroids। तो जो होते हैं ये जो हिस्टेरोस्कोपी होता है, ये क्या किया जाता है कि आपके इंटरनल बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और जहाँ पे फाइब्रॉइड्स होता है उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। ये एक छोटी सी सर्जरी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कट नहीं लगता है। फिर लेप्रोस्कोपी क्या होता है, लेप्रोस्कोपी भी किया जाता है। इन दिस प्रोड्यूसर योर प्रोवाइडर विल यूज अ स्कोप टू रिमूव द फाइब्रॉइड्स अनलाइक हिस्टेरोस्कोपी। दिस प्रोड्यूसर इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ फ्यू स्मॉल इंसिजन इन योर एब्डोमेन। दिस इज हाउ टू स्कोप विल इंटायर एंड एग्जिट योर बॉडी। तो इसमें भी क्या होता है कि एब्डोमेन में एक छोटा सा कट लगाकर उसके बाद रिमूव कर दिया जाता है। लेप्रोटॉमी क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोड्यूसर योर प्रोवाइडर मेक वन लार्ज इंसिजन इन योर एब्डोमेन एंड रिमूव द फाइब्रॉइड दिस वन कट। तो वन कट के थ्रू आपके जो इसमें भी वही होता है कि फाइब्रॉइड्स को कट करके निकाल दिया जाता है। तो हिस्टेरोस्कोमी क्या होता है, हिस्टेरोस्कोमी जो होता है, हिस्टेक्टोमी, ये सबसे बेस्ट होता है। इसमें क्या होते हैं कि पूरे यूट्रस को ही निकाल दिया जाता है बाहर। हिस्टेक्टोमी में पूरे यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है, बट इसमें एक कॉम्प्लिकेशन भी रहता है कि अगर इन फ्यूचर कोई फीमेल है वो बेबी करना चाह रही है तो इसमें नहीं कर सकती है। बट अगर ऐसी फीमेल है जिनको जितनी बच्चे की नीड थी उतनी हो गई है तो उसके बाद वो क्या कर सकती हैं कि हिस्टेक्टोमी करवा सकती हैं। उसके थ्रू उनका जो यूट्रस होता है वो बाहर निकल जाता है, और फाइब्रॉइड लाइफ में कभी भी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और जो सारे होते हैं उनमें फिर कभी जो यूट्रस में फाइब्रॉइड हो सकते हैं, बट हिस्टेक्टोमी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो ये होता है मैनेजमेंट। सो आई होप ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।